हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने डेवलपमेंट चैप्टर के लेक्चर नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, अभी तक जो आपने पढ़ा है उसमें आपने ये पढ़ा कि डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। डेवलपमेंट का मतलब के साथ साथ आपने ये भी देखा कि बहुत कैटेगरी के पर्सन होते हैं और जितने भी तरह के पर्सन होते हैं, जितने भी कैटेगरी के पर्सन होते हैं, सबका अपना अपना गोल होता है। उस गोल में मैंने आपको कायदे से समझा रखा है कि सबका एक ही मकसद है कि वो अपने इनकम को रेज कैसे करें, बढ़ाएं कैसे, अपनी कमाई के जरिए कमाई को कैसे वो बढ़ा सकते हैं। इसके बारे में सब लोग अपने अपने तरीके से सोचते हैं। देखिए, सामान्य सी बात यह है, ये टॉपिक आपके लिए कवर करेगा नेशनल डेवलपमेंट। देखो, डेवलपमेंट आपका होगा, किसी इंडिविजुअल का होगा तो सबका होगा, और सबका होगा तभी देश का डेवलपमेंट होगा। तो इस नेशनल डेवलपमेंट को पढ़ाने से पहले आपको ये डेवलपमेंट का मतलब समझाना था, इंडिविजुअल डेवलपमेंट्स गोल्स क्या क्या होते हैं वो समझाना था, जिसको कि आप पढ़ चुके हो। आज इसमें हम नेशनल डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे, और ये नेशनल डेवलपमेंट क्या है, इसमें क्या क्या एलिमेंट्स हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, साधारण सी बात यह है कि कोई भी देश डेवलप तब होगा जब वहां ये तीनों वेलफेयर काम करेंगे, और ये तीनों चीजें जितनी होनी चाहिए, जितनी मात्रा में, उतनी अगर हो तो देश का डेवलपमेंट पक्का है। कहता है नेशनल डेवलपमेंट इट इज द एबिलिटी ऑफ ए कंट्री, ये एक ऐसी एबिलिटी है जो कि किसी कंट्री के इन तीन चीजों को इंप्रूव कर दे। इन तीन चीजों को अगर इंप्रूव कर देती है तो देश का डेवलपमेंट हो जाएगा, नेशनल डेवलपमेंट वो चीज होगी। देखो, सोशल वेलफेयर क्या है। देखो, इसमें नेशनल डेवलपमेंट में ये मैंने समझाया कि इट इज द एबिलिटी ऑफ ए कंट्री टू इंप्रूव। क्या इंप्रूव? ये तीन चीज, सोशल वेलफेयर, इकोनॉमिक वेलफेयर और पॉलिटिकल वेलफेयर। अब इन तीनों के बारे में ध्यान से समझते हैं कि सोशल वेलफेयर क्या है। तो सोशल वेलफेयर जो है उसका मतलब होता है प्रोवाइडिंग बेसिक एमिनिटीज, जो भी बेसिक नेसेसिटीज हैं उनको पूरा करना। जैसे पीने का साफ पानी हो गया, एजुकेशन की व्यवस्था अच्छी हो जाए, पीने का पानी साफ मिलने लगे सबको, इक्वली सबको। याद रखिएगा, नेशनल डेवलपमेंट मेजॉरिटीज को बेनिफिट पहुंचाता है, वो चीज नेशनल डेवलपमेंट में कवर होता है। किसी एक दो को, किसी एक ग्रुप ऑफ पर्सन को अगर बेनिफिट पहुंचता है किसी चीज से, तो नेशनल डेवलपमेंट का हिस्सा नहीं होता है। उसमें कहा गया कि सोशल वेलफेयर में अगर बेसिक एमिनिटीज जैसे कि एजुकेशन, वाटर, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल केयर, इन सारी चीजों की फैसिलिटी अच्छी हो जाए, उसके साथ साथ प्रोवाइडिंग बेटर एंड इक्वल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। ऐसा नहीं है कि किसी निश्चित ग्रुप को ही सिर्फ नौकरियां मिले, सबको समान रूप से नौकरी मिले, उनकी इनकम अच्छी हो, उनका भी लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हो। अगर किसी देश में ये व्यवस्था है तो डेवलपमेंट हो रहा है। उसके अलावा पॉलिटिकल वेलफेयर मतलब कि प्रोवाइडिंग बेसिक राइट्स, अधिकार जो आपको मिलने चाहिए एक देश में, एक देश के नागरिक हो तो उस देश में आपके कुछ अधिकार बनते हैं, जिसमें आपके यहाँ इक्वल वोटिंग राइट। आप देखो, डेमोक्रेटिक सेटअप में वो इंडिया में ना सबको वोट देने का अधिकार है। अब ये मत कहना कि 18 साल से नीचे के लोगों को देने का अधिकार नहीं है सर, वो बातें नहीं है। एक वयस्क आदमी को ही सोचने समझने की शक्ति होती है, इसीलिए 18 साल का उम्र रखा गया कि नहीं, अगर आप 18 साल के हैं तो आप वोट दे सकते हैं, क्योंकि आप समझदार हैं, अपना नेता आप चुन सकते हैं। तो इक्वल वोटिंग राइट, सबको वोटिंग राइट का अधिकार, सबको फ्रीडम मिले, सबको जो है स्वतंत्रता मिले, जिस देश में वो रह रहे हैं वहां पे संतुष्ट रहें। अगर ये तीन चीजें हैं तो नेशनल डेवलपमेंट है। नेशनल डेवलपमेंट कवर्स 3 एलिमेंट्स, तीन चीजें कवर अप करता है, जिसमें सोशल वेलफेयर, इकोनॉमिक वेलफेयर और पॉलिटिकल वेलफेयर तीनों आपके शामिल होते हैं। अगर ये तीनों चीजें हैं तो एक देश पक्का है कि प्रोग्रेस करेगा। कई राजनीतिक पार्टियों का आपने जो है स्लोगन भी सुन रखा है, आपका विकास, सबका विकास, देश का विकास।
समझ रहे हो ना बात। तो आपका विकास कैसे होगा, इनकम रेज होगी तो आपका विकास होगा। अब आपका विकास करने में कई कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, समझ में आ रही बात ना। मैंने आपको पहले वीडियो में पढ़ा रखा है कि भाई साहब एक मजदूर सोचता है ज्यादा से ज्यादा उसे क्या मिले, वेजेस, लेकिन एक अमीर आदमी जो उस मजदूर से काम करा रहा है वो क्या सोचता है, उसे डेवलपमेंट कैसे होगा, तो कम से कम मजदूरी दे। तो इस कॉन्फ्लिक्ट इस नोशन को, इस धारणा को समझते हुए एक मेजॉरिटी ऑफ पीपुल्स को कैसे जो है हम प्रोग्रेस कराएं, उस देश का विकास कराएं, ये नेशनल डेवलपमेंट के अंदर कवर अप होता है। अच्छा, इसके बाद हम जो है बात करेंगे कुछ और चीजों की। मैं इसे मिटा करके कुछ और लिखूंगा, लेकिन मैं आपको समझा दूं कि अब हम आगे पढ़ने क्या जा रहे हैं। हम ये देखने जा रहे हैं कि किसी इंडिविजुअल आदमी को आप कैसे जानते हो कि वो अच्छा है, वो डेवलप्ड है। तो उसी तरीके से आप ये भी तो देखते होगे कि सर ये देश डेवलप्ड नहीं है, ये देश डेवलप्ड है। तो ऐसी क्या चीजें होती हैं जिसको देख करके आप ये पता लगाते हो कि ये राज्य डेवलप्ड नहीं है या फिर ये देश डेवलप्ड नहीं है। हम एक एग्जांपल के माध्यम से इन सारी बातों को करेंगे। आइए जरा देखिए, साधारण तौर पे दो चीजों के बेसिस पर किसी कंट्री को कंपेयर किया जाता है कि वो डेवलप्ड है या नहीं है। पहला जो है वो है नेशनल इनकम के बेसिस पर, नेशनल देश की आय की बेसिस पर, और दूसरा जो है वो है पर कैपिटा इनकम के बेसिस पर, पर कैपिटा इनकम की बेसिस पर। दो बेसिस पर हम जो है ये तय करते हैं कि ये देश इससे अच्छा है, डेवलप्ड है, वो प्रोग्रेस कर चुका है, और ये देश उसके मुकाबले कमजोर है, डेवलप्ड नहीं है। तो साधारण तौर पे अगर मैं इस बात को समझाना चाहूं तो आपको किसी एग्जाम्पल के माध्यम से इसे समझाया जाए तो और बेहतर होगा। देखिए, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं कि राम है, ये मोहन है, ये मोहन है, ये श्याम है, ये श्याम है, ये तीन लोग हैं। मैं आपसे पूछूंगा कुछ सवाल, उसके जवाब आप अपने मन में सोचिएगा और उसके बाद ये बातें आपको बिल्कुल समझ में आ जाएंगी। देखो, राम जो है इसकी इनकम जो है, इनकम मतलब कमाई, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, साल भर की ले रहा हूं, तो इसकी जो कमाई है वो कमाई 100 रुपए है, 100 रुपए। इसकी मोहन की जो कमाई है वो है 200 रुपए, और ये जो श्याम है इसकी कमाई जो है 500 रुपए, कमाई जो है 500 रुपए है। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछ रहा हूं, ये बताओ कि इनमें से सबसे डेवलप्ड आप किसे कहोगे। तो आपका जवाब मैं जानता हूं, मैं अपने दिमाग में ये सोच चुका हूं कि आप सोच रहे हो सर राम की कमाई 100 रुपए, मोहन की कमाई 200 रुपए और श्याम की कमाई 500 रुपए, तो सर जिसकी कमाई ज्यादा है वो डेवलप्ड है, क्योंकि इनकम के बेसिस पर ही हम साधारण तौर पे मेन इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या होता है, मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या होता है किसी भी डेवलपमेंट का, तो आप कहते हो सर इनकम। पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था, हाँ वो दूर की बात है कि मैंने ये कहा था कि सिर्फ इनकम नहीं है, लेकिन अभी तक तो इतने से यही समझ में आ रहा है कि सर श्याम जो है वो इन दोनों के मुकाबले अच्छा है। हाँ सर बिल्कुल सही है, लेकिन अगर क्या होगा, मैं अगर यह कह दूं कि नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन मतलब कि राम के घर में खाने वाले सिर्फ एक, राम अकेला है, मतलब ये राम 100 रुपए कमाता है और इसके घर में कोई नहीं है, सिर्फ ये अकेले खाता है, तो इसके पास तो एक आदमी है, तो इसके पास पर हेड की इनकम कितनी है, 100 रुपए है। अच्छा, मैं अगर मोहन की बात करूं तो इसके घर में खाने वाले 4 लोग हैं, एक राम है, इसकी बीवी है और एक से 2 बच्चे हैं, हम 2 हमारे 2, मतलब कि मोहन के घर में 4 लोग हैं। और ये जो श्याम है इसकी कमाई 500 रुपए है। मैं इसके बारे में आपको बताता हूं, इसके घर में 10 लोग हैं खाने वाले। अब मैं ये पूछूं कि अब बताओ कि इसमें से सबसे अच्छा कौन है, तो आपका जवाब मैं जानता हूं, मैं अपने मन में सोच चुका हूं बच्चे कि आप क्या सोच रहे हो, सर ये राम अकेले 100 रुपए कमा रहा है और इसके घर में कोई खाने वाला नहीं है, सिर्फ ये अकेले अपने ऊपर 100 रुपए अपनी मर्जी से खर्च कर सकता है, लेकिन जो मोहन है इसके यहाँ 200 रुपए की तो कमाई है, राम से ज्यादा कमाई है, लेकिन कमाई ज्यादा है तो क्या खाने वाले भी तो ज्यादा है ना। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। अच्छा, श्याम के यहाँ
कमाई इससे भी ज्यादा है। इन दोनों के मुकाबले श्याम के पास 500 रुपए की कमाई है, लेकिन खाने वाले 10 लोग हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ पे पर हेड की इनकम, पर हेड की इनकम, पर हेड इनकम, पर हेड इनकम कितना है, तो आप जवाब दोगे सर राम के यहाँ 100 रुपए है, 100 रुपए है राम के यहाँ। मोहन के यहाँ अगर बात करें तो 50 रुपए है। मतलब एक आदमी के सर के ऊपर 50 रुपए खर्चा किया जा सकता है, लेकिन श्याम के ऊपर जो है, श्याम के यहाँ जो है, इसके यहाँ जो है सिर्फ और सिर्फ इसके यहाँ भी 50 रुपए निकल के आते हैं, इसके यहाँ भी सिर्फ और सिर्फ 50 रुपए ही निकल के आते हैं। अब आपका जवाब बिल्कुल और बिल्कुल बदल जाएगा कि सर यहाँ पे हम सबसे अच्छा राम है। मेरी बात ध्यान से समझ रहे हैं? मतलब आप सिर्फ इनकम के बेसिस पर, सिर्फ इनकम के बेसिस पर किसी को यह नहीं कह सकते कि ये उसके मुकाबले अच्छा है। इनकम के अलावा एक और कॉन्सेप्ट चलता है पर कैपिटा इनकम। मैं इसी एग्जांपल को अगर आपके यहाँ पे मैं इस नाम को हटा करके कंट्री को अगर किसी लिख दूं तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल और बिल्कुल आपकी किताब का हो जाएगा, एग्जांपल बिल्कुल सटीक बैठेगा। आप जरा ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे कह दे रहा हूँ इंडिया, इंडिया, यहाँ पे मैं कह दे रहा हूँ यूएसए, मैं यहाँ पे कह दे रहा हूँ चाइना, 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 ये 3 देश हैं बच्चे। ये इनकम, अब देखो ये इंडिविजुअल की थी तो इनकम को इनकम बोला, अब मैं इसे क्या बोल दूंगा, नेशनल इनकम, देश की आय। अच्छा, नेशनल इनकम इसकी 100 रुपए है, इसकी 200 रुपए है और इसकी 500 रुपए। नेशनल इनकम क्या है, मैं अगले टॉपिक में इसको कवर अप करता हूं, अभी मत समझिए, सिर्फ इतना समझिए कि देश की आय है। अच्छा ठीक है सर, आप समझाओगे ना? बिल्कुल समझाऊंगा। अच्छा, नंबर ऑफ पर्सन, अभी तक आपके घर में जो नंबर ऑफ पर्सन थे उसे आप नंबर ऑफ पर्सन कह रहे थे, लेकिन अब जब देश की बात आई तो जितने भी लोग होते हैं कंट्री में उसे हम पॉपुलेशन कहते हैं, पॉपुलेशन कहते हैं, पॉपुलेशन। अच्छा, तो सर नेशनल इनकम से सिर्फ और सिर्फ किसी देश को यह नहीं आंका जा सकता कि यह देश अच्छा है और यह देश बुरा है। उसके लिए आपको क्या निकालना होगा, पर हेड की इनकम। तो यहाँ पे पर हेड की इनकम को ही आपका पर कैपिटा इनकम कहा जाता है, पर कैपिटा इनकम। मतलब वहां की जो नेशनल इनकम है उस नेशनल इनकम को अगर आप डिवाइड कर देते हो, नेशनल इनकम को आप डिवाइड कर देते हो पर पॉपुलेशन से, टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो उस कंट्री की है, तो जो निकल के आता है वो आता है पर कैपिटा इनकम। मतलब उस कंट्री में पर हेड कितना इनकम है। जैसे राम के घर में 100 रुपए थी, खाने वाला एक, तो एक सर के ऊपर कितना खर्च किया जा सकता है, 100 रुपए। वैसे ही ये कंट्री का एक सर के, एक पॉपुलेशन जो है, टोटल पॉपुलेशन, उस टोटल पॉपुलेशन में एक आदमी के सर पे कितने रुपए की कमाई है, उस पर कितना खर्चा किया जा सकता है, इसे कहा जाता है पर कैपिटा इनकम। तो समझने वाली बात यह थी कि कंट्री को अगर कंपेयर करना है तो आप इस 2 एलिमेंट से कंपेयर करते हो, उसके नेशनल इनकम के बेसिस पर और पर कैपिटा इनकम के बेसिस पर। बात यह थी कि आप नेशनल इनकम के बेसिस पर सिर्फ और सिर्फ नहीं बता सकते कि वो देश अच्छा है या बुरा है। एक बात और कहना चाहूंगा, एक बात और कहना चाहूंगा, आप यह भी भ्रम दिमाग से निकाल दीजिए कि इस दोनों को अगर आप कंपेयर कर लेंगे तो आप यह बता लेंगे कि वो देश अच्छा है या नहीं है। इन दोनों को भी अगर आप देख लें तो दोनों के हो जाने के बावजूद भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो अगर न रहें तो वो देश डेवलप नहीं माना जाएगा। मतलब सर, मतलब आप यह कहना चाह रहे हो कि नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम के बावजूद भी हम जो है उस देश का डेवलपमेंट नहीं बता सकते? बिल्कुल नहीं बच्चे, ज्यादा पैसा अच्छे की निशानी नहीं होती। ये बात अपने दिमाग के जहन में बैठा लीजिए। सिर्फ पैसा है। मैंने आपको पिछले चैप्टर में भी ये बताया था कि इनकम इज नॉट ओनली ए कंपोनेंट ऑफ डेवलपमेंट। सिर्फ एक अकेला इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन बस यही एक एलिमेंट है, यही एक कंपोनेंट है, इनकम ही एक कंपोनेंट है, ऐसा मानना बिल्कुल और बिल्कुल गलत है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें होती हैं जिसके बेसिस पर आप जो है यह देखते हो कि हाँ वहां पीने का पानी है, मेडिकल फैसिलिटीज है, ये सारी चीजें और बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि होना जरूरी है। और वो चीजें हैं क्या? ह्यूमन डेवलपमेंट। अगला टॉपिक जब हम पढ़ेंगे तो उसके बारे में ही हम बात करेंगे। मैं आपको इस वीडियो में नेशनल इनकम का मतलब समझाने जा रहा हूं
क्योंकि आपके किताब का एक क्वेश्चन भी है और ये समझना आपको बेहद जरूरी है, क्योंकि हर अगले टॉपिक में आपको कई जगह पे डोमेस्टिक इनकम, नेशनल इनकम, ये सारी बातें सुनने को मिलेंगी। तो आप सिर्फ रटो, मैं यह नहीं चाहता, आपको पूरा पक्का नॉलेज हो। मेरे बच्चे ये ना कहें कि हाँ ये सुना है, मेरे बच्चे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये कहें कि हाँ ये चीज मैं जानता हूं, तब मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो मैं आपके साथ अगला टॉपिक जो चर्चा में ले आऊंगा वो ले आऊंगा नेशनल इनकम क्या होता है। मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, मेरी बात ध्यान से देखो। इन डेप्थ में तो आप क्लास 12th में पढ़ोगे, लेकिन क्लास 12th के जितना तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत मैं आपको ये समझा पाऊं कि डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम क्या होता है उसके बारे में। देखो ये कोई कंट्री है, देखो मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, आप सभी जानते हो, अगर आपकी अच्छी है तो आप इंडिया बना लेना, मैं इंडिया गोल बनाता हूं, समझ में आ रही बात ना। तो ये इंडिया है, इंडिया है। अब अगर बात करें इंडिया में, तो यहाँ पे बहुत सारी फर्म काम करती हैं, बहुत सारी सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं, बहुत सारी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती हैं। अब ध्यान से सुनना, एक कंट्री के जियोग्राफिकल बाउंड्री के भीतर, ध्यान दो, एक कंट्री, जियोग्राफिकल बाउंड्री क्या होता है सर? देखो जहां तक भारत फैला हुआ है ये इसका जियोग्राफिकल बाउंड्री है, समझ में आ रही बात। एक देश की जियोग्राफिकल बाउंड्री के भीतर जितनी भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जितनी भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज तैयार होती हैं एक साल के अंदर, 1 फाइनेंशियल ईयर के अंदर, 1 अप्रैल से 31 मार्च के भीतर, एक साल के भीतर जितनी भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज तैयार हुई, उसकी मार्केट प्राइस को ही हम नेशनल इनकम कहते हैं। मतलब मान लीजिए ये इंडिया है, अब इस इंडिया में ये पेन का प्रोडक्शन हो रहा है और ये टी शर्ट का प्रोडक्शन, बस 2 ही गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है, मैं ऐसा एज्यूम कर ले रहा हूँ। प्रोड्यूस तो बहुत कुछ होता है, लेकिन मैं यह सिर्फ मान रहा हूं कि इस इकोनॉमी में, इंडिया में सिर्फ 2 गुड्स का प्रोडक्शन होता है, एक तो पेन और दूसरा टी शर्ट। अब ध्यान दो जरा, पेन जो है वो पेन की कीमत पर पेन 20 रुपए है, 20 रुपए है, और जो टी शर्ट है पर टी शर्ट पर टी शर्ट 50 रुपए है, 50 रुपए है। एक टी शर्ट 50 रुपए का मिलेगा, एक पेन 20। अब ध्यान से देखने वाली बात यह है कि जो एक साल के भीतर, एक साल में प्रोडक्शन हुआ इंडिया में पेन का 20 यूनिट का हुआ, 20 यूनिट, 20 यूनिट, 20 यूनिट समझ रहे हो ना, 20 पेन का प्रोडक्शन हुआ ये मार्कर का। अच्छा, जो टी शर्ट है उसकी प्रोडक्शन 50 यूनिट हुई, 50 यूनिट हुई, मतलब 50 टी शर्ट बनाए गए। तो अब अगर मैं बात करूं तो कितने का गुड्स प्रोड्यूस हुआ, तो 20 यूनिट मल्टीप्लाइड बाई एक पेन की कीमत कितनी है, 20 इज इक्वल टू कितना हो गया, तो सर आपका हो गया 400 रुपए। अच्छा, तो 50 यूनिट अगर टी शर्ट है 50 के हिसाब से, तो आपका 50 25 और 50 यूनिट है ना, हाँ तो ठीक है, 400, ये ठीक है ना। मेरा कैलकुलेशन बच्चे थोड़ा सा गड़बड़ है, आप चेक कर लेना मैंने सही किया है कि नहीं। 50 25 और 2 जीरो हो गए, 2 दूनी के 4 और 2 जीरो हो गए, सर 400 और 2500, ये टोटल आपका जो है इतने रुपए का गुड्स प्रोड्यूस हुआ। एक जियोग्राफिकल बाउंड्री के भीतर जो है इतने का गुड्स प्रोड्यूस हुआ, 400 का ये, 2500 का ये। अब ये बिके ना बिके उससे मतलब नहीं है, इतने का गुड्स अगर प्रोड्यूस हो गया तो हमारे देश की जो इनकम है वो कितने रुपए मानी जाएगी, 25 4 2900, और इस 2900 को हम क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक इनकम, घरेलू आय। समझ में आ रही बात ना, इसी को आप जीडीपी भी जानते हो, इसी को जीडीपी भी कहा जाता है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बात? मतलब कि सीधी सी बात यह है कि किसी भी देश की ज्योग्राफिकल बाउंड्री के भीतर जितने रुपए की फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज तैयार की गई हैं, उसी अमाउंट को, उसी गुड्स की मार्केट वैल्यू को हम जीडीपी या फिर डोमेस्टिक इनकम कहते हैं। अब एक बात समझना, क्या किसी देश में सिर्फ और सिर्फ इसी देश के भीतर के लोग ही यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्शन करते हैं? क्या कोई दूसरे देश का नहीं आता? क्या यहाँ के लोग दूसरे देश नहीं जाते हैं? होता है कि नहीं होता है? तो सर ऐसा तो होता है, मैं इसको मिटाऊंगा। ये मैंने एक कंट्री लिया, ये है इंडिया, और ये एक मैंने कंट्री लिया यूएसए।
और ये केस नंबर 1 में बता रहा हूं आपको। केस 1 जरा ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पे एक राम है, यहाँ पे एक राम है जिसने फाइनल गुड्स जो तैयार किया, या फिर आप सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज कह सकते हो, वो 100 रुपए का तैयार किया, 100 रुपए का तैयार किया। अब इसके बारे में पूछूं कि डोमेस्टिक इनकम कितना है, तो सर डोमेस्टिक इनकम जाहिर सी बात है ज्योग्राफिकल बाउंड्री के भीतर 100 रुपया, तो 100 रुपया हो गया, कोई दिक्कत नहीं। कोई दूसरे देश से आया नहीं और ये आदमी कहीं दूसरे देश में गया नहीं, तो उस केस में नेशनल इनकम भी कितना हो जाएगा, 100 रुपया। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? अच्छा, ऐसा हो जाए, मान लीजिए केस नंबर 2 कि ये इंडिया है, ये इंडिया है, इंडिया, और ये है यूएसए। ध्यान से समझेंगे बात को, यूएसए। इसमें राम ने जो है 100 रुपए की फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज यहां तैयार की, लेकिन हुआ क्या कि इसका बिजनेस इतना बड़ा हो गया कि ये यूएसए भी गया, और यूएसए जा करके इसने अपना एक फैक्ट्री लगाया, और यहां पे राम ने फिर 100 रुपए का प्रोडक्शन किया, 100 रुपए का प्रोडक्शन किया। अब मैं आपसे पूछूं कि डोमेस्टिक इनकम कितना है, तो आपका जवाब बिल्कुल ये होना चाहिए कि घरेलू सीमा के भीतर जो इनकम जनरेट हुआ वो कितना है, 100 रुपया, तो 100 रुपया हुआ। लेकिन मैं अगर आपसे नेशनल इनकम पूछूं, नेशनल इनकम देश की आय, तो साथ में आपके 100 रुपए तो ये कमाया ही कमाया आपके देश ने, उसके साथ साथ दूसरे देश में भी जाकर के तो 100 रुपया कमाया इसने। क्या ये 100 रुपया ये यहीं पे छोड़ आएगा? नहीं सर, ये 100 रुपया इसकी कमाई है, तो ये यहां से पैसा अपने देश रिटर्न लेकर के आएगा। तो नेशनल इनकम में हमने डोमेस्टिक इनकम में जोड़ दिया क्या, ऐसा इनकम जो फैक्टर इनकम है फ्रॉम एब्रॉड। अब ये क्या है, इसके बारे में मैं आपको समझाता हूं। ऐसा इनकम जो आप किसी दूसरे देश में जा करके कमाते हो और उसे अपने देश लेकर के आते हो, वो होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। फ्रॉम एब्रॉड, एब्रॉड मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब अपने देश को छोड़ करके रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जो भी पैसा आपने कमाया है, याद रखें कमाया है, वो पैसा फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। फ्रॉम एब्रॉड मतलब एब्रॉड से आया है, तो फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। तो इस केस में नेशनल इनकम क्या हो जाएगा, नेशनल इनकम आपका हो जाएगा, डोमेस्टिक इनकम 100 था और प्लस फीफा फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड 100, टोटल आपका कितना हो गया, 200। टोटल आपका कितना हो गया, 200 रुपए। अच्छा, मैं इसी में केस नंबर 3 बनाता हूं। देखो, हो सके नीचे मैं लिखूं तो आपको ना समझ में आए, मैं केस नंबर 3 इसको मिटा करके केस नंबर 3 बनाता हूं और उसके बाद आपको समझाता हूं। जरा ध्यान से देखना। राम ने यहां पे 1000 रुपए का गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया। अब हुआ क्या कि यहां पे एक जॉन है, इस जॉन ने यहां पे अपने यहां 1000 रुपए का गुड्स प्रोड्यूस किया, ठीक। इसका बिजनेस अब बड़ा हो गया। इसने क्या किया, यहां से उठ करके यहां पे आकर के फैक्ट्री लगाया, और यहां पे फैक्ट्री लगा करके इसने 200 रुपए का फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज तैयार किया। अब इस केस में मैं आपसे पूछूं कि डोमेस्टिक इनकम क्या है, तो आप बिल्कुल और बिल्कुल जवाब दोगे कि सर डोमेस्टिक इनकम तो घरेलू सीमा के भीतर हमारा 1000 ये और 200 ये टोटल 1200 रुपए का हमारा गुड्स प्रोड्यूस हुआ है। तो डोमेस्टिक इनकम हमारी घरेलू आय तो 1200 रुपए है। लेकिन नेशनल इनकम क्या है, अब आपको ये कॉन्सेप्ट समझना है कि आप राम के रूप में जा रहे थे दूसरे देश, तो जो पैसा कमा रहे थे वो अपने देश लेकर के आ रहे थे। तो क्या ये जॉन दूसरे देश में आया है तो यहाँ पे ये पैसा कमा करके यहीं छोड़ देगा कि आपके देश की आय में शामिल हो जाएगा? ना बच्चे, ये पैसा उस देश की नेशनल इनकम का हिस्सा माना जाएगा। ये भले आपकी डोमेस्टिक इनकम का हिस्सा है क्योंकि ये डोमेस्टिक टेरिटरी के भीतर है, लेकिन वो आपकी देश की आय नहीं मानी जाएगी। तो उस केस में नेशनल इनकम हो जाएगा डोमेस्टिक इनकम माइनस आपका ऐसा इनकम जो फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। फैक्टर इनकम टू एब्रॉड कहा जाता है इसे, मतलब ऐसा पैसा जो दूसरे देश के आदमी ने आकर के हमारे यहाँ काम किया और वो उसके पैसे के रूप में हमें उसे देना पड़ा, ऐसा पैसा जो दूर देश को दिया है। फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, ऐसा पैसा जो दूर देश से कमाया है। फैक्टर इनकम टू एब्रॉड, ऐसा पैसा जो दूर देश को दिया है। ये बात आपको समझनी थी। तो उस केस में हमारी नेशनल इनकम कितनी हो जाएगी? सर डोमेस्टिक इनकम तो हमारी है 1200 माइनस जो पैसा दे दिया
दिया, कितना दे दिया 200, बचा कितना 1000, ये आपकी देश की आय बन जाएगी। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? मतलब नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट क्या है कि नेशनल इनकम को हम ऐसे कह सकते हैं, नेशनल इनकम इज इक्वल टू आपकी जो डोमेस्टिक इनकम है, डोमेस्टिक इनकम का मतलब समझ में आ गया होगा, प्लस फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, मतलब ऐसा पैसा जो डोमेस्टिक इनकम के रूप में आपने कमाया है और उसमें ऐसा पैसा जो दूर देश से कमाया है, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, और उसमें से माइनस क्या कर देते हैं, जो पैसा फैक्टर इनकम टू एब्रॉड मतलब दूर देश को दे दिया है। अब इसी को किताब में आपके लिखा हुआ है बस इतनी सी बात कि नेशनल इनकम इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम माइनस प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, ये किताब में लिखा हुआ है ये फॉर्मूला। मैंने आपको इस फॉर्मूले का एलेबोरेशन समझाया, अच्छे से इस फॉर्मूले को समझाया है। आई होप आपको ये बिल्कुल और बिल्कुल पसंद आया होगा। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड क्या होता है, हाउ वी गेट नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, तो फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड में से जब माइनस कर देते हैं फैक्टर इनकम टू एब्रॉड, जो कमाया है और जो दिया है उसका बैलेंसिंग फिगर जो है वो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड होता है। तो नेशनल इनकम के बारे में आपके चैप्टर में बस थोड़ा सा दिया था, मैंने इसको इलेबोरेटेड फॉर्म में समझाया है, आगे आपको ये काम करेगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।